नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से स्पर्शी रेखा वृत्त पर जो खींचे जाते हैं उनसे संबंधित, हालांकि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने स्पर्शी से संबंधित कुछ जानकारी आप सबको दिया, पर आज हम उसी से संबंधित कुछ अन्य थ्योरम बताएंगे स्पर्शी से संबंधित। चलिए देखते हैं कि जैसे कोई भी अगर सर्किल हो, ये ठीक है, तो इस सर्किल वृत्त की कोई जीवा खींच दिया जाए ए बी, जिसको बाहर बढ़ा दिया गया है P तक, और यहाँ से इस पर ऐसे स्पर्शी रेखा खींचा जाता है, ये PQ। तो यह PQ की लंबाई यदि T हो, PQ की लंबाई T हो, और यह जो है AP और BP, तो यह PB अगर नीचे कर दिया जाए, इसको नीचे कर देंगे तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो ये एक आयत है। ये क्या है? एक आयत। तो इस आयत का क्षेत्रफल इस पर बने स्पर्शी पर बने वर्ग, जो ये वर्ग होगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आयत का ये बी जो है ऐसे करेंगे, नीचे हो जाएगा, यहाँ तो इस आयत का क्षेत्रफल अगर लिखना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी AP गुणे PB, और इसे अगर लिखना हो तो ये PQ है तो ये भी PQ होगा। इसका मतलब ये है कि PQ का स्क्वायर होगा, तो AP का स्क्वायर हम करते हैं क्षेत्रफल, तो इसे लिखा जाता है कि AP गुणे PB बराबर लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर या T का स्क्वायर। इसे हम कहते हैं कि किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्शी तथा वृत्त की किसी जीवा अगर बढ़ाया गया हो जो कहीं कट करती हो, तो जीवा खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल और उस स्पर्शी के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये ध्यान रखें कि स्पर्शी के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है इस आयत का क्षेत्रफल, जो ये स्पर्शी पे बना वर्ग है उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। पिछले दिनों हमने आप सबको बताया था, याद होगा, कि अगर दो जीवा खंड हो, जैसे ये CD हो, तो इन जीवा खंडों से निर्मित आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, यानी AP गुणे PB बराबर लिखा जाता है DP गुणे CP। ये पिछले दिनों हमने बताया था, DP गुणे CP। तो जरा देखो आप कि जैसे जैसे ये जो है जीवा केंद्र से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे C और D जो है पास पास होते जाएंगे, यहाँ पे आएंगे ऐसे। तो इस तरह एक स्थिति ऐसा आएगा कि C भी यहीं पर हो जाएगा, D भी यहीं पर हो जाएगा, यानी ये दोनों इस DP भी PQ हो जाएगा और CP भी PQ हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हो जाता है PQ का स्क्वायर, AP गुणे PB बराबर PQ का स्क्वायर। इसी को कहते हैं कि किसी भी वृत्त पर अगर हम स्पर्शी खींचते हैं तथा उसकी कोई जीवा अगर बढ़ाया जाता है, जहां की बाहर अगर किसी बिंदु पर कट करती हो, तो जीवा खंड से निर्मित आयत का क्षेत्रफल स्पर्शी पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज दैट हम देखें कि इसमें यदि सपोज दैट ये अगर वृत्त है और ये कोई जीवा है ABEP और इस पर स्पर्शी खींचा गया है PQ, यदि कहा जाए कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये T की लंबाई ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ T की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे T की लंबाई? तो चलिए T की लंबाई देखिए कि कैसे आप निकालेंगे। अगर हमें T की लंबाई PQ ज्ञात करना है तो हमें पता है कि AP गुणे PB
बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि ए यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी नहीं कि 5 गुणे 4 कर देंगे, ऐसा नहीं, 5 और 4 जोड़ेंगे तो एपी आएगा, तो 5 4 9 और गुणे पी क्यू पीबी, तो पीबी कितना है 4 है, ये पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 9 चौके 36, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा √36, यानी कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये पता चल गया कि ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। सपोज दैट अगर इसी तरह दूसरा अगर प्रश्न हो, जैसा कि हम देखेंगे कि दूसरा, यदि यह कोई वृत्त हो और इसमें कोई बाहर एक जीवा AB है जो P तक बढ़ाया जाता है, P से इस पर स्पर्शी रेखा खींचा जाता है PQ, यदि PQ की लंबाई दे दी जाए कि ये जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये दे दी जाए कि ये 12 है, ये x का मान ज्ञात कीजिए, या यहाँ पर दे देगा कि यह 4 सेंटीमीटर है, तो इसे ज्ञात कीजिए, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सपोज दो अगर ये जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहता है कि AB फाइंड करिए, तो कैसे निकालेंगे AB? तो हम जानते हैं कि AP गुणे PB बराबर PQ का स्क्वायर। AP तो अगर ये x है तो x + 4 इंटू PQ 4 बराबर PQ स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर, तो x + 4 बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64/4, 16 चौके 64 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 - 4, यानी कितना हो जाएगा 12, अर्थात AB बराबर कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम ये निकाल सकते हैं कि जीवा की लंबाई दिया हो तब, या जीवा खंडों की लंबाई दिया हो और स्पर्शी की लंबाई पूछा जाए तब, आसानी से हम इस थ्योरम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सारे के सारे थ्योरम, जितने भी थ्योरम हैं सर्किल से संबंधित, सब आपको याद होना चाहिए। अगर सब पता नहीं है तो प्रश्न का सॉल्यूशन करने में आपको काफी दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। और सारे के सारे थ्योरम अगर याद हैं वृत्त से संबंधित, तो वृत्त के किसी भी न्यूमेरिकल को जैसे ही आप चित्र बनाएंगे, सारे थ्योरम पता होगा तो कोई ना कोई लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाता है कि अगला थ्योरम क्या है कि एकांतर वृत्तखंड पर बना कोण समान होता है। चलिए देखते हैं क्या है कि जैसे कोई स्पर्शी रेखा खींच देते हैं, ये स्पर्शी रेखा है PQ, ये स्पर्श कर रहा है वृत्त को P बिंदु पर, यहाँ से A बिंदु पर, और यहाँ से एक जीवा AB खींच दिया जाए, तो इस स्पर्शी और इस जीवा के बीच अगर बना कोण ये थीटा हो, तो इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड, अर्थात इस खंड वृत्तखंड को छोड़ दें तो ये वृत्तखंड एकांतर वृत्तखंड कहलाता है। तो इस वृत्तखंड पर बना कोण जो भी होगा वह थीटा ही होगा। जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस पर कहीं पर भी अगर हम कोण बना दें तो ये भी थीटा होगा। यदि हम यहाँ बना देते हैं तो ये भी थीटा होगा, यदि हम यहाँ बना देते हैं तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, जो इसके द्वारा बना कोण है, याद रखिएगा। इसी तरह अगर हम ये कहते कि यह इधर का कोण, जैसे सपोज दैट अगर ये सर्किल हो, ये वृत्त हो और ये कोई स्पर्शी रेखा हो जो कि A बिंदु पर स्पर्श कर रहा हो, ये PQ स्पर्शी रेखा हो और ऐसे AB जीवा है, तो अगर ये कोण फाई है तो इधर का कोण, तो ये वृत्तखंड छोड़ देंगे तो इस वृत्तखंड पर जो भी कोण बनेगा इस जीवा के द्वारा वो उतना ही होगा जितना ये फाई है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर है तो ये कितना हो जाएगा फाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा। यहाँ पर मिलाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा। इस तरह ये एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है। जैसे हम देखें कि सपोज दैट अगर यहाँ पर आप देखें कि यदि इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये वृत्त है और ये स्पर्शी रेखा है PQ, जो इसको कहाँ पर स्पर्श करती है A पर, और ये जीवा AB है,
तो AB जीवा द्वारा अगर ये केंद्र O है, अगर ये कोण थीटा बनता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोण है, ये कोण है, तो ये 2 थीटा होगा, याद रखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि परिधि पर बना कोण अगर थीटा है तो उसी जीवा उसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण दूना होगा। तो ये तो 2 थीटा हो गया, और हमें पता है कि ये और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसका मतलब ये है कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब क्योंकि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। जब ये 2 थीटा हो गया तो हमें पता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 180 अंश। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर लिख सकते हैं कि 90 अंश। तो अल्फा बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। वैसे भी आप जानते हैं कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, ये लंब होगा। तो जब ये लंब है 90 डिग्री है, अगर ये थीटा पता हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा, हमें पता ही है। जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो इसको निकाल लेंगे तो ये 2 थीटा आएगा ही आएगा। 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। जब ये 2 थीटा आएगा तो ये थीटा आएगा। यही कहा जाता है कि जब ये थीटा होगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा होगा। चलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि यदि कोई प्रश्न हो, इसी तरह अगर इधर का कोण होता इधर का, तो इसके द्वारा बना हुआ कोण इधर हो जाता है। अगर इस पर फाई होता तो इस पर क्या बनता है, 2 फाई बनता है। जैसे अगर सपोज दैट ये वृत्त है और ये स्पर्शी है जो A पर स्पर्श करता हो, ये AB जीवा हो, ये केंद्र O हो, अगर ये फाई हो तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह मिलाते हैं तो इधर का कोण 2 फाई होगा, ठीक है। क्योंकि इधर फाई बनेगा, यहाँ पर फाई होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 फाई होगा। तो हमें याद रखना है कहाँ पर कैसे कोण बनता है। जैसे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल, आइए। सपोज दैट अगर ये फॉर एग्जांपल ये प्रश्न हो कि ये वृत्त है और यह जो है एक व्यास है डायमीटर AB। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। AB डायमीटर है और ये जो है PQ स्पर्शी रेखा है, ठीक है, जो कि यहाँ C पर स्पर्श करती है। ऐसे मिला देते हैं, इस तरह यदि मिला दिया जाए, यहाँ पर D। यदि कहा जाए कि चित्र में CD बराबर BD और तथा कोण QCD अगर 20 अंश हो तो कोई भी कोण पूछा जा सकता है। अब इसमें ये दे दिया है चित्र में कि ये 20 अंश है, ठीक है। तो अब ये पूछा जा सकता है कि ये कोण अल्फा है, ये है बीटा है, ये है थीटा है, ये है फाई है, और कोई भी कोण ये है जो कि डेल्टा है। सब ज्ञात कीजिए, फाई ज्ञात करिए, अल्फा ज्ञात करिए, थीटा ज्ञात कीजिए, बीटा ज्ञात कीजिए और डेल्टा ज्ञात कीजिए। ये सब जो है ज्ञात करना है आपको, केवल एक ही दिया है। इधर ये भी कोण पूछ सकता है कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर। तो हमें पता है कि ये जो है, अभी हमने बताया कि जब कोई भी स्पर्शी रेखा खींचा गया हो और वहां पर कोई जीवा हो, अगर ये AB जीवा द्वारा कहीं पर भी कोण बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा। तो अगर ये इधर बनेगा तो ये भी तो थीटा होगा। तो अभी आप देखो कि ये जीवा है CD, इसके द्वारा बना हुआ कोण ये दिख रहा है कि यहाँ पर है ये, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 20 अंश है तो ये भी कितना होगा, 20 अंश होगा। हमें पता चला कि बीटा बराबर क्या अंश हो गया, 20 अंश है। चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज CDB में दिया है प्रश्न में कि CD
बराबर BD। तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण अल्फा यानी अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा, यानी ये भी कितना हो जाएगा 20 अंश। अर्थात ये भी आपको पता चल गया कि ये कितना है 20 अंश है। अब त्रिभुज में देखा जाए तो ये 20 20 40, तो ये कितना होगा कोण D अर्थात थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 20 20 40, तो 40 घटा देंगे तो 140 आ गया। अब ये पता चला कि ये हो गया 140 अंश, और हमें पता है कि ACDB ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में ये D और ये फाई मिलकर 180 अंश। चूंकि हमें पता है कि फाई प्लस थीटा बराबर 180 अंश। ये 180 अंश इसलिए है क्योंकि यह जो है चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि जब ये 180 अंश है और ये 140 है तो फाई निकल जाएगा। फाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140 अर्थात कितना हो जाएगा 40, यानी ये आ गया कितना 40 अंश। जब ये 40 अंश आ गया, हमें पता है कि ये अर्धवृत्त पर का बना कोण है जो 90 डिग्री होता है, तो ये 90 अंश है। क्योंकि व्यास है डायमीटर है तो ये 90 अंश हो गया, ये 40 हो गया, तो डेल्टा बराबर निकाल लेंगे। 90 में से 40 घटा दें कितना हो जाएगा 90 माइनस 40 यानी कितना हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 और ये समकोण त्रिभुज है तो 50 हो गया। अब हमें पता है कि ये कोण अगर निकालना है तो ये पता है कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा, अर्थात ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अर्थात तो कोण PCA बराबर भी कितना हो जाएगा 50 अंश होगा। और इसे आप निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से, तो 40 20 20 40 और 90 130 और 50 जोड़ देंगे 180 पूरा हो जाएगा। तो इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैक्सिमम ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया कि स्पर्शी रेखा और जीवाखंड से निर्मित आयत का क्षेत्रफल स्पर्शी पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। पीछे बताया, रिवर्स करके आप देख लीजिएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर बताया कि एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो इसमें हमने ये बताया कि एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं तो उससे संबंधित न्यूमेरिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज आपको जहां भी दिखे इस तरह का तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से प्रश्नों का सलूशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने लगाया कि ये था कि एकांतर वृत्तखंड के कोण है, फिर त्रिभुज का सिद्धांत लगाया कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर है। अभी अगर न पता हो तो न लग पाए, इसीलिए कहा जाता है कि रेखा गणित में अगर न्यूमेरिकलों को सॉल्व करना है आपको तो सारे के सारे थ्योरम आपको एक ही समय पर याद होना चाहिए, कि जैसे ही चित्र देखें कि तुरंत हमें सारे सिद्धांत पता हो कि कौन सा सिद्धांत यहाँ लाई कर रहा है, और जो सिद्धांत आपको लग रहा है कि यूज कर होगा उसे तुरंत हम लगा लेंगे। लेकिन अगर याद ना हो, एक आध तो भूल चुके हो और वही वहां इस्तेमाल हो रहा हो, तब तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि रेखा गणित के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं, उलझना नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले सारे थ्योरम, सारे प्रॉपर्टी, जो भी गुण हैं त्रिभुज के या सर्किल के या अन्य चीजों के, वो सारे के सारे आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बिना याद किए कुछ होगा नहीं। तो हम देखेंगे कि अब अगर इस तरह के प्रश्न आएगा तो उम्मीद है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे खूब शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डालेंगे, आगे जो थ्योरम वृत्त से संबंधित बचा हुआ है कि अनुस्पर्शी और तिर्यक स्पर्शी जो ओपन टेंजेंट होता है या क्रॉस टेंजेंट होता है वो कैसे खींचा जाता है, कब कब खींचते हैं, अधिकतम कितना खींच सकते हैं, कैसे उस पर आधारित न्यूमेरिकल होते हैं। तो इन तमाम बातों पर चर्चा
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और अगर आप उसे देख लेते हैं तो जरूर आपको अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई और खींचने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कोई प्रश्न हो या कोई संशोधन करना है तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कुछ न कुछ जो भी आपको लगता है सुझाव दे सकते हैं वो सुझाव दीजिए। और जो आपको न्यूमेरिकल लगता है कि न्यूमेरिकल ये पूछना चाहिए वो न्यूमेरिकल आप पूछिए। हम न्यूमेरिकल का भी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। अब इसके बाद जैसे ही अनुस्पर्शी और तिर्यक स्पर्शी रेखा से संबंधित थ्योरम बता लेंगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड करेंगे। सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे जो अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसे सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब न कर पाए हो तो, और अपने दोस्तों यारों को खूब शेयर करिए जितना शेयर कर सकते। दो वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्शियां कैसे खींचते हैं, कितनी प्रकार से खींचे जा सकते हैं, कितने प्रकार की उभयनिष्ठ स्पर्शियां होती हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं उभयनिष्ठ स्पर्शियों के विषय में। तो हम देखें जैसे अगर ये दो वृत्त, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये है जो इस वृत्त के अंतर्गत है, और ये ए है इसका सेंटर और इसका सेंटर बी है। तो अगर इस पर हम स्पर्शी खींचें तो अगर इस पर स्पर्शी खींचेंगे तो इस पर नहीं होगा, और अगर इस पर स्पर्शी खींचेंगे कहीं भी खींचेंगे तो इसको कट करने लगेगा, दूसरे को कट करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब एक वृत्त के अंतर्गत दूसरा वृत्त होगा तो हम उन पर कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्शियां नहीं खींच सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वृत्त ये बड़ा वाला है और इसके अंतर्गत ये छोटा वाला वृत्त है, और यह छोटा वाला वृत्त पर अगर स्पर्शी खींचेंगे तो बड़े वाले को काटने लगेगी स्पर्शी रेखा, और जब बड़े वाले पे वृत्त खींचेंगे तो छोटे वाले को टच नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि कोई स्पर्शी नहीं खींच सकते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्शी नहीं खींच सकते हैं। चलिए अगर हम ये देखें कि ये एक वृत्त है और एक वृत्त ये है जो कि इसको अंतर्गत स्पर्श करती हो, अंतः स्पर्श करती हो, ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जहां स्पर्श करें वहां पर अगर हम ऐसे खींच दें एक स्पर्शी रेखा तो यह स्पर्शी जो है दोनों पर होंगी। इसको हम कहेंगे कि उभयनिष्ठ स्पर्शी है, लेकिन इसे नहीं कहेंगे कि उभयनिष्ठ स्पर्शी है। यानी जब ये केंद्र है बी और इसका केंद्र है ए, तो ए बी यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जब एक वृत्त बड़े वृत्त को छोटा वृत्त जब अंतर्गत स्पर्श करती है तो अधिकतम केवल एक ही उभयनिष्ठ स्पर्शी खींच सकते हैं। चलिए देखा जाए कि यदि ऐसे हो कि एक ये वृत्त हो और ये वृत्त जो है इसको कट करने लगे, तो जब इसको कट करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये बी है सेंटर और इसका सेंटर है ए, तो इस पर स्पर्शी एक अगर ऐसे खींचे तो ये हो सकता है, और अगर ऐसे खींचेंगे तो ये, यानी इस पे हम ये कह सकते हैं कि कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं। तो अधिकतम कितनी खींच सकते हैं? दो। कब? जब दोनों वृत्त एक दूसरे को कट करती हो तब। अब तीसरा देखेंगे, यदि यह जो है एक वृत्त हो और एक वृत्त जो है ये हो जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करती हो, बाह्यतः स्पर्श करती हो, तो इस पर देखेंगे कि एक तो ये ऊपर से खींचा जा सकता है और एक ये नीचे से खींच सकते हैं, तो ये दो उभयनिष्ठ स्पर्शियां होंगी, और एक उभयनिष्ठ स्पर्शी कॉमन यहाँ भी तो खींच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं? तीन। कब? जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः टच करें, बाह्यतः स्पर्श करती हो, तब हम जो है इसमें तीन उभयनिष्ठ वृत्त खींच सकते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं। अगर अगला नंबर है कि ये एक वृत्त है और एक वृत्त यहाँ पर है, और इस पर हम देखें कि दोनों दूर दूर है, तो यहाँ पर एक जो है ऐसे स्पर्शी खींच सकते हैं जिसे हम तिर्यक स्पर्शी कहते हैं, और एक जो है ऐसे खींच सकते हैं, ये भी तिर्यक स्पर्शी, तो दो तिर्यक स्पर्शी हो गया, और एक जो है ये ऊपर ऊपर खींच सकते हैं, तो ये उभयनिष्ठ स्पर्शी, इसको हम अनुस्पर्शी कहते हैं, ओपन टेंजेंट कहते हैं, ये ऐसे खींच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब दो वृत्त अलग अलग होंगे तो हम इस पर कितनी स्पर्शियां खींच सकते हैं? तो अधिकतम कितनी खींच सकते हैं? चार। चार हम अनुस्पर्शी और तिर्यक स्पर्शी मिलाकर
चार उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं। कब? केवल एक कंडीशन में, जब दोनों वृत्त अलग अलग हो, दूर दूर हो। और ये प्रश्न पूछता है उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या। तो उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या के लिए हमने ये सारे कंडीशन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचों कंडीशन हमने आपको बता दिया। पहला कंडीशन, जब वृत्त के अंतर्गत कोई वृत्त होता है और स्पर्श न करता हो तो उस पे कोई उभयनिष्ठ स्पर्शी नहीं खींच सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि जब वृत्त के अंतर्गत दूसरा वृत्त स्पर्श करता हो तो उसका मतलब ये है कि उस पे केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। और अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को कट करती हो तो उस पर केवल दो अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्शी खींच सकते हैं, जो अनुस्पर्शी ही होता है। और अगर ये दोनों बाह्यतः स्पर्श करते हो एक दूसरे को तो इस पर अधिकतम कितने? तीन, एक ऊपर, एक नीचे और एक यहाँ पर, तो तीन उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं। और अगर बाह्यतः स्पर्श न करे बल्कि दूर दूर हो तो अधिकतम कितने खींच सकते हैं? चार। अगर प्रश्न आपसे सिर्फ इतना कहे कि दो वृत्तों पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं तो आपका जवाब होगा चार। कंडीशन न दिया हो कि कहाँ कहाँ है, किस किस तरह है, तो अधिकतम कितना खींच सकते हैं उभयनिष्ठ स्पर्शियां, तो यही खींच सकते हैं चार। लेकिन अगर कंडीशन दिया हो कि इस तरह, इस तरह, इस तरह या इस तरह या इस तरह, किसी एक कंडीशन दिया है तो कंडीशन के अनुसार हम ये बता लेंगे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं। चलिए हम देखेंगे कि अब इसमें जो प्रश्न देता है वो प्रश्न का आधार ऐसा नहीं होगा कि कह देगा आपसे कि एक वृत्त के अंतर्गत दूसरा वृत्त है तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींचेंगे। उसमें प्रश्न के पूछने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल हट के होता है। उस पर आते हैं कि कैसा प्रश्न पूछता है। तो चलिए देखते हैं कि जैसे अगर इस वृत्त की त्रिज्या हो, ये वृत्त की त्रिज्या हो R2 और इस वृत्त की त्रिज्या हो R1, ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या R1, तो देखेंगे कि जो ये AB है, ये AB जो डिस्टेंस है, अगर ये स्पर्श करता तो R1 माइनस R2 के बराबर होता, लेकिन ये छोटा हुआ है तो यह जो है AB जो है केंद्रों के बीच की जो दूरी है वह जो है R1 माइनस R2 से कम है, तभी ये स्पर्श नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है R2 है तो ये अब अगर यहाँ से यहाँ तक R1 है, ये R2 घटा देंगे तो ये AB निकल जाएगा। यानी इसमें जो है AB केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के क्या है? बराबर है। तो जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस पे जो है अधिकतम एक उभयनिष्ठ स्पर्शी खींच सकते हैं। लेकिन अगर केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से कम होगा तो उस पे कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्शियां नहीं खींच सकते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा। दूसरा आप देखें कि अगर इस कंडीशन में आए और यहाँ आए तो ये जो कंडीशन है ये जो है केंद्रों के बीच की दूरी जो है त्रिज्याओं के योगफल के बराबर है, अर्थात इधर R1 है और इधर R2 है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब ये भी आएगा। और यहाँ पर अंतर के बराबर, यहाँ योगफल के बराबर, इसके बीच में ये है तो इस पर कितने? दो। तो यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी जो है त्रिज्याओं के अंतर से अधिक होना चाहिए और त्रिज्याओं के योगफल से कम। अगर केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से अधिक और त्रिज्याओं के अंतर से अधिक और त्रिज्याओं के योगफल से कम होगा तो अधिकतम कितनी? दो उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं। और अगर त्रिज्याओं के योगफल के बराबर हो जाए केंद्रों के बीच की दूरी तो अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं? तीन। कौन कौन? तो एक, दो अनुस्पर्शी और एक ये खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये केंद्र है A और ये केंद्र है B, अगर इसको हम मिला देते हैं तो यह AB जो है इससे अधिक है, अर्थात योगफल से, त्रिज्याओं के योगफल से अधिक हो जाए तब ये दूर दूर होगी। और इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां हैं? तो चार है। याद रखिएगा और इन्हें लिख लीजिए कि त्रिज्याओं के अंतर से अगर केंद्रों के बीच की दूरी कम है तो कोई उभयनिष्ठ स्पर्शी नहीं, अंतर के बराबर है तो A, अंतर से अधिक और योगफल से कम है तो दो उभयनिष्ठ स्पर्शियां, और योगफल के जब बराबर हो जाए केंद्रों के बीच की दूरी तो तीन उभयनिष्ठ स्पर्शियां, और अगर योगफल से अधिक हो जाए तो कितनी? चार उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसमें याद रखिएगा कि प्रश्न ऐसे नहीं कहेगा कि अंदर है कि बाहर है, कट कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको ऐसे दे देता है और आपको निकालना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, चलिए देखते हैं। जैसे कहा जाए पहला प्रश्न, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हो, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो इन पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं। तो चलिए देखा जाए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 व 8 सेंटीमीटर हो, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये पता चला कि AB बराबर जो है 10 सेंटीमीटर है और R1 है 20 सेंटीमीटर और R2 है 8 सेंटीमीटर। तो ये अगर हम घटा दें, R1 माइनस R2 करें तो ये 12 होगा। 20 में से 8 जाएगा तो 12, यानी R1 माइनस R2 बराबर क्या होगा, 12। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये AB है वो 10 है और 10 जो है 12 से क्या है, कम है। इतना AB जो है कम हो गया R1 माइनस R2 से। तो जब कम होगा तो हमने कहा कि जब कम होता है तो वृत्त के अंतर्गत वृत्त होता है, और इस पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां, कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्शियां नहीं खींच सकते, एक भी उभयनिष्ठ स्पर्शियां नहीं खींच सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एक भी उभयनिष्ठ स्पर्शियां नहीं खींच सकते। तो ये याद रखें कि जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से कम होगा तो कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्शियां नहीं खींच सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर यही कहता कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो, तो इस पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, R1 बराबर 20 और R2 बराबर 8। तो R1 माइनस R2 बराबर 20 माइनस 8 यानी 12 और ये 12 है, अर्थात AB बराबर है R1 माइनस R2। तो कितनी स्पर्शियां खींच सकते हैं, केवल एक। पीछे लिखा गया था केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्शी खींच सकते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्शी हम खींच सकते हैं, केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्शी खींच सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह जैसे कि हमने पीछे बताया था, इसी तरह अगर ये कहता है कि केंद्रों के बीच की दूरी 12 नहीं बल्कि यहाँ पे कहा देता है कि 19 सेंटीमीटर है, केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 19 सेंटीमीटर है। तो जब केंद्रों के बीच की दूरी 19 सेंटीमीटर है तो हमें पता है कि AB बराबर 19 सेंटीमीटर, R1 बराबर 20, R2 बराबर 8। तो R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 20 माइनस 8 यानी 12। R1 प्लस R2 हो जाएगा 20 प्लस 8 यानी 28। तो हमें पता है कि जो ये AB है 19 है, वह जो है 28 से कम है और 12 से क्या है, अधिक है। इसका मतलब ये है कि 12 और 28 के बीच है, अर्थात AB जो है, AB R1 माइनस R2 से अधिक है और R1 प्लस R2 से कम है। तो इस दशा में
कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं? केवल दो, केवल दो, क्योंकि बताया गया था कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? कट करेंगी। तो ऐसे होगा, तो इसमें केवल दो ही उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं, दो से अधिक नहीं खींच सकते हैं। अगर इसी में प्रश्न में कह देता सपोज दैट कि यहाँ तो 19 न होता, बल्कि यहाँ कह देता कि 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? 28 हो जाता, यानी 28। अब ये तो अंतर निकालने की आवश्यकता नहीं, हमें योगफल है कि 20 और 8 28, तो ये 28 के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि AB बराबर R1 प्लस R2। तब तो ये दशा हो जाएगा इस तरह का कि ये ऐसे है, ये 8 है और ये क्या है? 20 है, तो इस पर एक उभयनिष्ठ इस तरह और दो ऐसे अनुस्पर्शी, तो हम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं? तो हमें पता चला कि 2 और 1 3, यानी इसमें केवल 3, केवल कितने? 3 उभयनिष्ठ स्पर्शी खींच सकते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्शी खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। उम्मीद है कि अब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे जो है स्पर्शियों की संख्या हम निकालेंगे। 3 से अधिक नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है इस तरह बाह्यता स्पर्श करें। अगर यही प्रश्न कहता है 28 नहीं बल्कि 32, 34, 36, 38, 40 कुछ भी कह देता कि 40 है, इसका मतलब ये 40 जो हो जाएगा ये इससे अधिक 28 से अधिक हो गया, अर्थात AB जो है इससे अधिक हो गया, तब तो ये दूर दूर हो जाएगा। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक ऐसे और एक इस तरह और एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी और एक ऐसे, तो कुल कितने हो जाएंगे? यानी अधिकतम कितना हो जाएगा? 4, केवल 4, केवल 4 उभयनिष्ठ स्पर्शी खींच सकते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्शी खींच सकते हैं। याद रखिएगा, तो इस दशा में केवल 4 उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींच सकते हैं, 4 से अधिक नहीं। तो कभी भी वृत्त पर अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या 2 वृत्त अगर है तो उस पे 4 होता है, 4 से अधिक नहीं। और अलग अलग कंडीशन दिया है, तो अभी हमने बताया सभी एग्जाम्पल, एक एक प्रश्न में बता दिया कि कैसे देगा, तो किस तरह आप संख्या निकालेंगे उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या। उम्मीद है कि ये कैसे उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या ज्ञात करते हैं, निकालते कैसे हैं, ये बात आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा और आसानी से आप ये सॉल्व भी कर सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो, बहुत कठिन नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अनुस्पर्शी रेखा कब खींचा जाता है, किस कंडीशन में खींचा जाता है, और अनुस्पर्शी रेखा, अनुस्पर्शी कैसे खींचे जाते हैं 2 वृत्तों पर, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि जैसे अनुस्पर्शी कब खींचा जा सकता है 2 वृत्तों पर, तो 2 वृत्तों पर अनुस्पर्शी रेखा या तो ये ऐसे हो तब खींच सकते हैं, या तो दोनों दूर दूर तब हम खींच सकते हैं ऐसे। इसका मतलब ये है कि अनुस्पर्शी रेखा खींचने के लिए अगर ये कंडीशन है तो A और B है, तो AB जो है बड़ा होना चाहिए R1 प्लस R2 से, ये कंडीशन है तब। और अगर ये कंडीशन है तो हम देखेंगे कि अनुस्पर्शी रेखा जो है AB जब इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2, तो ये हो चाहे ये हो, बात ये है कि इन दोनों को अगर लिखना हो तो हम केवल यही लिख सकते हैं, अर्थात अनुस्पर्शी रेखा तब खींचा जा सकता है 2 वृत्तों पर जब, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि ये हमने बताया था कि कब अनुस्पर्शी रेखा उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो AB जो है इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2, अर्थात जब 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से अधिक हो तो हम इन दोनों पर जो है अनुस्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। चाहे वो दूर दूर होगा तो भी कट करेगा, तो भी बाह्यता स्पर्श करे, तो भी हम अनुस्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे अनुस्पर्शी रेखा खींचा जाता है। तो अनुस्पर्शी रेखा खींचने के लिए
हम करते क्या है कि जैसे ये एक वृत्त है और एक वृत्त ये है, इस पर अनुस्पर्शी रेखा हमें खींचना है। तो हम करेंगे क्या कि ये अगर O है और ये O डैश है, सबसे पहला काम कि इन दोनों को मिला देते हैं, केंद्रों को मिला देते हैं। इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। अब हम करते क्या है, दूसरा काम कि इसको केंद्र मानकर अथवा इसे केंद्र मानकर किसी एक को केंद्र मानकर जो है इन दोनों त्रिज्याओं के अंतर के बराबर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। सपोज दैट यहाँ से अगर हम वृत्त खींचें तो ये वृत्त जो है ऐसे खींचा जाएगा। तो ये इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी ये जो है R1 माइनस R2 है। तो ये त्रिज्याओं के अंतर के बराबर दूरी का त्रिज्या ले लिया जाए, इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि इन दोनों जो केंद्रों के बीच की दूरी है इसे डायमीटर व्यास मानकर और एक वृत्त खींचेंगे। तो यहाँ व्यास होगा तो ये बिंदु केंद्र हो जाएगा और ये ऐसे खींचा जाएगा कि ये ऐसे तो यह जो है इस तरह खींचेंगे, इसे केंद्र मानकर अर्थात इसको व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है। देखा जा रहा है कि यह दोनों एक दूसरे को यहाँ और यहाँ कट कर रहे हैं। तो जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं, ये जो ये खींचा गया है और ये खींचा गया है, अब यहाँ पर स्केल रखकर और ऐसे मिला दिया जाता है। स्केल रखकर इन दोनों बिंदुओं पर स्केल रखकर ऐसे स्केल रखेंगे और इस तरह जो है मिला देंगे, खींच देंगे। बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि इसको P पर कट कर रही है और उसी तरह नीचे खींचेंगे तो यहाँ पर अगर R पे कट कर रही है तो R लिख देंगे। अब इसके समांतर ये OP रेखा के समांतर, इसके समांतर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें। ये बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद इसको केंद्र मानकर और इसके समांतर अगर रेखा खींचते हैं तो ये होगा। तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ये जहाँ कट कर रहा है इसको हम लिख देते हैं Q। अब क्या करेंगे कि P और Q को चिन्हित कर लेते हैं और यहाँ पर स्केल ऐसे रखकर और इसे मिला देते हैं। यही हो जाता है अनुस्पर्शी रेखा। तो इस तरह हम अनुस्पर्शी रेखा खींचते हैं। तो अनुस्पर्शी रेखा कैसे खींचा जाता है, उम्मीद है कि ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अनुस्पर्शी रेखा तो हम खींच लेंगे, पर अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात किया जाता है तो उसे देखा जाए कि अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे ये केंद्र है, यदि सपोज दैट इसके समांतर या फिर यहाँ पर इसके समांतर हम देखें कि यहाँ से अगर इसे मिला देते हैं, इसको अगर मिला दिया जाए यहाँ से तो ये, या फिर इसके समांतर यहाँ से हम लाइन खींचें तो हम देखेंगे कि ये यहाँ पर टच करेगी। ठीक है, अब ये कितना है तो R1 माइनस R2 है और ये पता है कि ऊपर जो है ये R2 है, ये R1 है, तो ये जो ऊपर होगा ये भी क्या होगा R2 होगा, तभी ये R1 माइनस R2 है। अब ये हमें पता है कि ये जो है दिया है ये D है, ये क्या है D है। यदि यह D है लंबाई जो केंद्रों के बीच की दूरी है और ये अगर देखा जाए तो ये कैपिटल T है तो ये भी कैपिटल T होगा। यही अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई है, क्योंकि ये दोनों जो है समांतर है और ये दोनों भी समांतर है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होगी बराबर। ये R2 है तो ये भी R2, ये T है तो ये भी T। अगर हम ये T निकाल लें तो यही इसके बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर आप देखो तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ओ अगर यहाँ कुछ नाम रख दें M O M O डैश, इसमें ये कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो इसमें अगर हमें T का मान निकालना है T, तो हम देख रहे हैं कि ये T है तो ये R1 माइनस R2 है। ये जो दूरी है, यह जो दूरी है ये R1 माइनस R2 है। तो ये R1 माइनस R2 का स्क्वायर
और ये t का स्क्वायर और ये d का स्क्वायर में रिलेशन आप जानते हो समकोण त्रिभुज में, तो t स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो अगर हमें t लिखना होगा तो t बराबर लिखेंगे अंडर रूट d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुस्पर्शी रेखा कैसे खींचते हैं और अनुस्पर्शी रेखा खंड की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुत आसान है कि केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर के वर्ग को घटा देते हैं और उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे तो अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो अब आगे चलते हैं कि अनुस्पर्शी रेखा के बाद तिर्यक स्पर्शी रेखा। तो इस पर हम एक आध दो न्यूमेरिकल जरा देख लें कि कैसे सॉल्व करेंगे। यदि सपोज दैट अगर आ जाता है तो प्लस यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल यदि कहा जाए कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हो तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो इन पर खींचे गए अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि पहला त्रिज्या r1 बराबर 10 सेंटीमीटर, r2 बराबर 8 सेंटीमीटर, d बराबर 15 सेंटीमीटर। तो t बराबर हमें पता है कि अंडर रूट d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, d के जगह पर 15 का स्क्वायर और r1 माइनस r2 10 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 और 10 में से 8 जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो ये घटा देंगे तो 221। अब इसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि अनुस्पर्शी रेखा खंड की लंबाई कैसे खींचा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल, यदि सपोज है कह दिया जाए कि दो वृत्तों के, या ये चित्र दे दिया जाए, ये चित्र दे दें और ये एक चित्र दे दें। यहाँ कह दिया जाए कि अनुस्पर्शी रेखा है ये PQ और PQ की लंबाई दे दिया जाए कि 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये केंद्रों के बीच की दूरी OO डैश दे दिया जाए, OO डैश दे दिया जाए। केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जबकि R1 दे दिया जाए कि R1 जो है 15 सेंटीमीटर है और R2 जो है 10 सेंटीमीटर है। तो D ज्ञात करना है, अर्थात OO डैश केंद्रों के बीच की दूरी ये D फाइंड करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि केंद्रों के बीच की दूरी हमें निकालना है। PQ दिया है अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि T बराबर दिया है 12, R1 दिया है 15, R2 दिया है 10, OO डैश अर्थात D ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे T स्क्वायर बराबर D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे T की वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर, D की वैल्यू ज्ञात करना है, R1 माइनस R2 15 माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा D स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये 144।
तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस 25 यानी 169। तो डी बराबर हो जाएगा कितना 13 मात्रक, अर्थात केंद्रों के बीच की दूरी कितना आ गया 13 मात्रक। तो इस तरह अगर प्रश्न दिया जाए तो उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये था अनुस्पर्शी और अनुस्पर्शी रेखा कब खींचते हैं, कैसे खींचते हैं, इस पर हमने जानकारी दी और अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं इसको हमने बताया। तो यह अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे खूब शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा क्रॉस टेंजेंट कैसे खींचते हैं दो वृत्तों पर, उस पर जानकारी देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। नमस्कार।